हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 100 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शर्म एल शेख डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो शाम एल शेख जो डिक्लेरेशन है किस चीज़ से जुड़ा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, बायोडाइवर्सिटी। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में हुआ था टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी के कंटेक्स्ट में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू तबलीगी जमात। तबलीगी जमात के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ अ रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1926 बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि 1926 में अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा एक रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। दूसरा है, द मूवमेंट इज बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल एंड इट्स रूट लाइज इन द देवबंदी वर्जन ऑफ हनफी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि इसके जो 6 प्रिंसिपल वो देवबंदी वर्जन से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तबलीगी जमात के कंटेक्स्ट में सही है। तो उसका सही आंसर है बी, टू ओनली। पहला वाला गलत है। ये लगभग ये काफ़ी पुराना है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली का जो मरकज़ निज़ामुद्दीन है, निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वहीं पे इनका हेडक्वार्टर है। और ये लगभग 200 से ज़्यादा, अभी जैसे आप हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड-19 में 200 से ज़्यादा पेशेंट इन्हीं तबलीगी जमात में से पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है और इनका जो मेन मकसद है वो रिवाइव देयर फेथ एंड रिचुअल ड्रेसेस एंड पर्सनल बिहेवियर के लिए जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट है दो, आपको बताना कौन सा सही है। लाइक अदर कोरोना वायरस SARS-CoV-2 पार्टिकल्स are spherical and have a protein called spikes protruding from the surface, यानी जैसे कोरोना वायरस की तरह सार्स को भी पार्टिकल भी एक स्फेरिकल और उसमें प्रोटीन्स काफ़ी स्पाइक प्रोट्रूडेंस में मौजूद हैं और ये भी कोरोना वायरस की तरह भी एक मतलब बीमारी है। सेकेंड है, दीज SARS-CoV-2 spikes bind the receptor on the human cell surface called एंजियोस्टेंस कन्वर्टिंग एंजाइम 2 ACE2, यानी कि जो SARS-2 जो इनके स्पाइक्स की तरह निकले होते हैं तो वो ह्यूमन सेल्स पे जाके चिपक जाते हैं और उन्हीं को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 बोलते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। एक अल्कोहल फंक्शन इन किलिंग द वायरस, अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है वायरस के लिए, जैसे कोविड-19 में सामने सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड है। हैंड वॉशिंग फॉर 20 सेकेंड, ये भी एक काफ़ी मतलब ये चीज़ें कॉमन है आजकल, तो हर न्यूज़ चैनल पे देखने को मिल जाती है कि 20 सेकेंड तक आपको हैंड वॉश करना होता है और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होता है। यही इसके सबसे बड़े हथियार हैं इससे बचने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ कोरोसिव एंड इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड ऑन ह्यूमन बींग्स, सर्टेनली नॉट एज अ स्प्रे और अ शावर, यानी कि एक कोरोसिव है, मतलब कि खुरेदने वाला एक तरीके का ये केमिकल है जिसको ह्यूमन के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी प्रोहिबिटेड है और इसको स्प्रे या शावर किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने की मनाही है। दूसरा है, द डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटासाइड टू रिट्रीट हर्टबर्न, इंडाइजेशंस एंड अपसेट स्टमक, यानी इसका जो डाइल्यूटेड फॉर्म है ज़्यादातर यूज़ होता है एंटासाइड्स के लिए, जैसे कि हर्टबर्न जो जलन होती है या इंडाइजेशन, खाना वाना से ना पचता हो या पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो उन चीज़ों में
सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली। जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ज़्यादातर एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसको स्विमिंग पूल्स वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्लोरीन निकलता है जो कि डिसइंफेक्टेंट होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन कैन बी हार्मफुल। बहुत ज़्यादा क्लोरीन बढ़ जाता है तो हार्मफुल होता है। ऐसे स्विमिंग पूल्स वगैरह में हम जब भी जाते हैं ज़्यादा क्लोरीन होता है तो आँखें वाँखें जलने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती है और इसीलिए इसको ह्यूमन बींग्स पे किसी भी तरीके से स्प्रे हो या शावर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following ट्रैवल ग्रुप इज और आर नॉट इनहैबिटेंट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कौन सा इसमें से ट्रैवल ग्रुप है जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहता है, मतलब वहाँ का लोकल बेसिकली नहीं है। आपके ऑप्शन है ए आदि ट्राइब, बी गैलोस ट्राइब, सी मिक्री ट्राइब, फोर्थ डी यानी कि निशी ट्राइब और फिफ्थ बंजारा ट्राइब। तो इसका सही आंसर है बी 3 और 5 ओनली। बाकी के तीनों जैसे आदि गैलोज निश्चय यहाँ नहीं पाए जाते हैं। अच्छा सॉरी, पूछा है कि कौन से नहीं है, मतलब कि बाकी पाए जाते हैं जो 3 और 5 है। सॉरी मेरी गलती है, जो 3 और 5 है वो नहीं पाए जाते, बाकी सब अरुणाचल प्रदेश के पाए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन नमस्ते ऑफन सीन इन न्यूज इज रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। काफ़ी आजकल चर्चाओं अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था, तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, इंडियन आर्मी ने शुरू किया था। ये एक एंटी कोविड-19 कैंपेन की तरह है, यानी से लड़ने के लिए पैंडमिक से, कोविड-19 से। इसमें सोल्जर को एडवाइस किया गया था कि ताकि वो लॉकडाउन फॉलो करे एंड हैव एनी ऑपरेशनल रूल एंड स्टे फिट, यानी कोई अगर उनका ऑपरेशनल रूल होता है तो उसमें जाए और फिट रहने की, मतलब अपना जो फिटनेस है उसको मेंटेन करें। तो ये फैमिलीज के लिए उनको बचाने के लिए जो सोल्जर्स हैं उनको ये ऑपरेशन शुरू किया गया था बाय इंडियन आर्मी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड नेट ऑफन सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ। कोविड नेट करके काफ़ी चर्चाओं में आजकल रहा है। ये एक नए तरीके मतलब जो भी है, तो आपको बताने में ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, अ डीप न्यूरल नेटवर्क दैट विल लुक एट अ चेस्ट रेडियोग्राफी इमेजेस टू डिटरमाइन वेदर अ पेशेंट इज इन्फेक्टेड। ये एक न्यूरल नेटवर्क है, इसको रेडियोग्राफी के थ्रू चेक किया जाता है ताकि किसी भी ह्यूमन बींग के जो चेस्ट में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो उसको डिटेक्ट यानी कि पता लगाया जा सके। तो ये था कोविड नेट। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज बैट्स आर नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ द वायरस। इनमें से कौन सी बीमारी जिसके लिए बैट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, यानी ज़्यादातर ये बीमारी बैट्स में यानी कि चमगादड़ों में पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन है पहला निप्पा, सेकेंड रैबिस, थर्ड है मारबर्ग और फोर्थ है हैंड्रा वायरस। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द वो, यानी कि सारे के सारे बैट्स में ही ये सारे वायरस पाए जाते हैं। ये एक तरह के लार्ज जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब कि जानवरों से इंसानों में होने वाले वायरस को जूनोटिक वायरस बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। तो पीएमआरयू के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट विल बी सेटअप बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड ईच यूनिट विल बी फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ नप्पा। यानी कि एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की एक मतलब एक तरह से संस्था है, जो भी कह सकते हैं आप, है जो कि डायरेक्ट उनके अंदर काम करता है। सेकेंड है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द PMRUs आर द प्रोवाइड नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंट टू द स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड नप्पा। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि ताकि वो जो भी असिस्टेंट है टेक्निकल उसको प्रोवाइड किया जा सके और वो नप्पा के कंटेक्स्ट में काम करे।
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। PMUs have already been set up by UP सेटअप बाई नापा इन 11 स्टेट, यानी 11 राज्यों में इसको सेटअप किया गया है, लगाया गया है, जैसे केरला, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम। और जम्मू कश्मीर भी शामिल हुआ है, वॉज बिकम द 12th स्टेट वेयर PMRU हैज़ बीन सेटअप बाई नापा। तो जहाँ PMRU को नापा द्वारा यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा सेटअप किया गया है। तो चलिए इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया विक्स इंडेक्स। इंडिया विक्स इंडेक्स के कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इंडिया विक्स इंडेक्स इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1933, यानी कि अपने आप में एक ये पहला मतलब नायाब है और ये इंडिया में मतलब इसको 1993 में बनाया गया था। सेकेंड है इट इज़ एन इंडेक्स यूज टू मेजर द नियर टर्म वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट में जिस तरह के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं तो उनको मेजर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। इसको मेजर ये मतलब वोलेटिलिटी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं मार्केट में, नहीं प्राइस के बढ़ना घटना, उसको मेजर करने के लिए बनाया गया है। इसको फियर गेज या फियर इंडेक्स के भी नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लगभग ये अगले 30 दिन तक किस तरह के प्राइस मार्केट में रहेंगे उसको मेज़र करता है, और ये अपने आप में एक अलग ही है। तो ये अपने आप में अलग ही एक संस्था है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी GS टेस्ट पेपर 99 उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशंस फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कौन से संविधान में ऐसे कौन सा अनुच्छेद मौजूद है जिनमें जो राष्ट्रपति हैं तो उनके री इलेक्शंस के यानी कि जो निर्वाचन होता है तो उसकी बात करता है। तो इसका सही आंसर है डी, आर्टिकल 57, जिसमें अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी जो भी प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शंस के लिए एलिजिबल है अनलेस आप जो कंडीशंस मौजूद है उसको फॉलो अप कर रहे हो। तो चलिए इसी के साथ आज का GS टेस्ट पेपर 100 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज लोकेटेड एट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, नायरोबी, केन्या। तो केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।